स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या बुक्स को यूज करना है, न्यूज़पेपर पे कितना फोकस देना है, करंट अफेयर्स को आपको कैसे समझना है। एक एस्पिरेंट का अच्छा खासा प्रिपरेशन का जो डिलेमा होता है वो यहां पे इन सारे सवालों के अराउंड जुड़ा होता है। तो वो जिस भी टाइम पे कोशिश करता है कि मैं एक स्ट्रेटेजाइज फैशन के अंदर अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को शुरू करूं, हर बार एक ना एक नई प्रॉब्लम उसके सामने इन क्वेश्चन से रिलेटेड आती रहती है। अगर वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ स्टैटिक पोर्शंस को कवर कर रहा है तो उसको यह डर होता है कि कहीं डायनेमिक पोर्शन ना छूट जाए। अगर वो किसी तरीके से करंट अफेयर्स डायनेमिक पोर्शन को मल्टीपल सोर्सेज से कंक्रीट बना रहा होता है, मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करके उसको और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है कहीं मेरा ऑप्शनल का पोर्शन यहां पे ना फीका रह जाए, या फिर मेरा जो दूसरे जीएस के सब्जेक्ट्स है उनमें कोई कमी ना छूट जाए। सीसैट एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है, तो प्रीलिम्स भी आपको क्लियर करना है, तभी आप मेंस और इंटरव्यू के स्टेजेस पे पहुंचते हो। तो कब करें, कैसे करें, क्या करें, ये सारे डिलेमा इंसान को बहुत परेशान करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यूपीएससी एग्जामिनेशन के सोल इंग्रेडिएंट, मैगी आप खाते हो, मैगी के अंदर काफी सारी चीजें यूज होती हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। वहां पे नूडल्स ऑफ कोर्स जो आपको पैकेट में पैकेजिंग के अंदर में मिल रहा है वो चीज वहां पे मौजूद है। साथ में आप कई सारी चीजों को उसके साथ डालते हो, कैप्सिकम है, अनियंस है, टोमेटो, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट एंड योर लाइकनेस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, है ना। और एक जो चीज आपको वहां पे देखने को मिल रही है दैट इज यूनिफॉर्मली यूज्ड, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, दैट इज द मैजिक मसाला। तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल्स होते हैं वो उस मैजिक मसाला की तरफ पे हैं, और ऑप्शनल का जो सिलेक्शन होता है लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, एक हेडेक होता है ना। कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, क्या चीजें फोकस करें, क्या चीजें फोकस ना करें, कितना टाइम वहां पे देना है उनको। खासकर अगर आप बात करो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की, तो यहां पर एक ऐसा सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है जो कि स्कूलिंग लेवल पे एज अ डिसिप्लिन सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका क्या एक रास्ता हो सकता है, किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बुक स्ट्रेटजी सोर्सेस के ऊपर। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह यहां पे आपको आज पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। वन शॉट वीडियो होने वाला है, और उस पर जाएं उससे पहले आपको बता दूं यहां पे कि जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल बैचेस है, बैच 3 ऑफ दिस नंबर 1 ऑप्शनल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 ऑफ जून। एंड एक बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए कि इस ऑप्शनल में जो कि इतने समय से रैंक्स को देते आए, 2022 के भी आंकड़े उठा करके देखते हो आप, तो 3, 5, 7, 8 4 रैंक्स टॉप 10 में एंथ्रो ने दी। 2017 में भी ऐसा ही मैजिक किया था, 2018 में ऑल इंडिया रैंक 2 और 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1। तो हर साल अगर कोई ऑप्शनल ऐसी रैंक्स को लेके आ रहा है तो उसकी कुछ वजहें होंगी, है ना। टॉपर्स जो इंक्लाइंड हो रहे हैं, बीट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, कंप्यूटर एप्लीकेशन, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमैनिटीज के अलग अलग डिसिप्लिन से, अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ करके जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है, अगर वो एंथ्रो में आ रहे हैं तो कुछ एक खूबी है। उस खूबियों के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो। यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की जो प्लेलिस्ट है स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मौजूद है। बेनिफिट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, शॉर्टर टाइम पीरियड, 4 महीने में लगभग खत्म हो जाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह मिला लो, आप डिस्कशन मिला लो तो 5 महीने में आपका ये पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। एंड अ लॉट ऑफ अदर पर्क्स ड्यू टू व्हिच द एस्पिरेंट्स शुड चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, वो पार्ट वहां पे रह गया, ठीक है। तो उसी के लिए बैचेस यहाँ पे आपके स्टार्ट हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस समय एक सेल चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो सेल बची है या नहीं बची है, पर अगर आप 25 ऑफ जून मिडनाइट से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो जादुई कोड है, कई लोग उसको यूएस लाइव बोलते हैं, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स लाइव, बट ऐसा नहीं बोलना है। ये हमारे आपके एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी कॉल इट अस लाइव, नॉट यूएस लाइव, है ना। जैसे टाइगर जिंदा है, हम भी जिंदा है, अस लाइव। इस कोड को यूज करोगे आप 13,999 पे प्राइजेस आ जाएंगे। सिर्फ एंथ्रो नहीं, सारे ऑप्शनल के प्राइजेस जो भी हैं इस ग्रैंड ऑप्शनल सेल में यहाँ पे रिड्यूस्ड है। एंथ्रोपोलॉजी का आप जब एनरोलमेंट लेते हो तो इस कोर्स को यहाँ पे, इस कोड को यहाँ पे यूज करो, और इवन इफ द सेल इज नॉट लाइव, तब भी अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो जो भी उस समय मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो आपको मिल जाता है। तो एक कोड को याद कर लीजिए, जिंदगी भर उसको लगाते रहिए कहीं भी, और डिस्काउंट मिलता रहेगा। हाँ, पर ये मत कीजिएगा कि उसको जाके फ्लिपकार्ट अमेजन पे लगा रहे हैं। ये स्टडी आईक्यू के कोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर कोई क्वेश्चन है, चीजों को पूछना है डिटेल्ड,
कोई फर्दर एडिशनल बुक मटेरियल्स, इन सबको आपको पाना है, जो रिसोर्सेज पीपीटीज हैं उनको फ्री में एक्सेस करना है, क्विजेस में पार्टिसिपेट करके अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना है, तो ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, वो आप ज्वाइन इन कर सकते हो। वहां पे सारे मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है, एडिशनल जानकारी चाहिए, कुछ एडिशनल टेक्स्ट के बारे में जानना है, तो उत्कर्ष सिंह _हेयर ये प्लेटफॉर्म है, इस पे जाइए और आपको सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं उसको एड्रेस कराइए मुझे डीएम करके, ठीक है। ये कोड आपके लिए बीच में दिख रहा है यूएस लाइव, यहां पे भी लिखा है एक कोड रामबाण उपाय की तरह। अब हम आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चन जिसको हमको यहां पे आज एड्रेस करना है। सबसे पहले तो होता है कि स्ट्रैटेजी, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को पढ़ने जा रहे हो तो क्या रखनी है ना। कई लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे हर सब्जेक्ट में जैसा आपको कहा जाता है कि बेस्ट स्टेप है एक प्राइमरी मटेरियल आपका सिलेबस होता है, और एंथ्रो के सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी खासियत यह है, एक अच्छी बात यह है कि यहां पे कई सारे लोग बैठ करके विदाउट हैविंग अ कॉमन कंसेंसस इसको डिजाइन करते हैं, है ना। जब ये रिवीजन हुआ था इसका ऑफ कोर्स, और वहां पे उन्होंने अपने अपने इनपुट्स और आइडियाज को शेयर किया कि क्या चीज इसमें इंक्लूड कीजिए और क्या चीज यहां पे इंक्लूड ना कीजिए। बेस्ड अपॉन दैट एक फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार हुआ, जिसकी झलक आपको यूपीएससी के प्रेजेंट सिलेबस में, एंथ्रोपोलॉजी के प्रेजेंट सिलेबस में देखने को मिलती है, वो तैयार होता है। और ये इतना अनोखा, इतना निराला है कि आप किसी भी दूसरे ऑप्शनल के सिलेबस को उठाकर देखते हो तो वहां पे अरेंजिंग कैसे होती है यूनिट्स, इट्स लाइक यूनिट 1 2 3 सो ऑन। पर एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल का अगर आप सिलेबस एक्सेसिबल है तो ठीक है, अगर एक्सेसिबल नहीं, आपको नहीं मिलता है, तो आप एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे जाइए, यहां पे अपलोडेड है डिटेल्ड में, वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह। कमिंग ऑन, यहां पे अगर आप सिलेबस उठा के देखते हो, अगर आपने देख लिया है तो यहां पे यूनिट्स हैं 1.1 1.2 एंड सो ऑन 2.1 2.2, इस तरीके से यूनिट्स अरेंज्ड है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, एक बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी अलग अलग टॉपिक्स के बीच में है, इवन डेप्थ जो है उसको कम करने की कोशिश की गई है। अब डेप्थ को अगर उठा के देखते हो तो मल्टीपल थ्योरीज होती है, थ्योरीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डिसिप्लिन। आप पॉलिटिकल साइंस में जाते हो तो पॉलिटिकल थॉट्स को, थिंकर्स को पढ़ते हो पहले, है ना, वो टेम्पलेट की तरह होता है, बेस आपका तैयार करता है। सोशियोलॉजी इज कंप्लीटली फिल्ड विद वेरियस थिंकर्स एंड स्कॉलर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन अदर सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा होता है लोगों का, है ना। एंथ्रोपोलॉजी में भी अगर आप देखते हो तो एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसको आप कहते हो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। पेपर 1 में यूनिट 6 का पहला पार्ट है, इसलिए इसको यूनिट 6A कहते हैं। अब अगर ये कोई और ऑप्शनल होता तो आपको सीधे सीधे कहा जाता कि आप कल्चरल इवोल्यूशन की थ्योरी को इन डिटेल पढ़ो। कई सारे स्कॉलर्स, एटलीस्ट 10 मेजर स्कॉलर्स आर एसोसिएटेड विद इट, है ना। बेस्टियन की बात कर लो, बेकोफेन की बात कर लो, मेन की बात कर लो, मैक्लेनन की बात कर लो। इसको छोड़ के जो मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, टाइलर, फ्रेजर एंड मॉर्गन, वो भी वहां पे हैं। आर मेरिट साहब आपके वहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं जो क्लासिकल या फिर सोशल इवोल्यूशनिज्म के स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, पर सिलेबस आपको तुरंत क्लैरिफाई करके दे रहा है कि भैया इन 10 को मत पढ़ो, हम आपको बता रहे हैं कि आप फ्रेजर को पढ़ लो, आप मॉर्गन को पढ़ लो और आप टाइलर को पढ़ लो, इतने को पढ़ लो, हम खुश हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से जब आपको फर्दर यूनिट्स में कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3 स्कॉलर्स का नाम दे करके, इवन आप जाते हो अगर प्राइमेटोलॉजी के पार्ट में, पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट में, तो वहां इतने सारे फॉसिल्स हैं। आपको पता है इंसान की सभ्यता कितनी ज्यादा पुरानी है। यह माना जाता है अभी तक यूजुअली कि अराउंड 0.2 मिलियन ईयर्स अगो पहले मॉडर्न ह्यूमन का ओरिजिन आपको देखने को मिल रहा है, 2 लाख साल पहले, है ना। आर्केइक फॉर्म्स को आप लेते हो तो ये थोड़ा सा शिफ्ट और बढ़ जाता है, लाइक होमो निएंडरथैलेंसिस का आप एग्जांपल लेते हो, है ना। हाइडेलबर्गेंसिस की अगर बात करते हो, डेनिसोवंस की बात करते हो, तो टाइम फ्रेम और बढ़ जाता है। होमो एज अ जीनस को अगर आप ट्रैक करने जाते हो तो हमारे अर्लीस्ट रिलेटिव जो आपको देखने को मिल रहे हैं, हैंडीमैन जिसको आप पढ़ते हो, है ना, एनसीईआरटी अगर आपने कवर की होगी तो पढ़ा होगा। होमो हैबिलिस के जो आपको रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं वो 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक जाके आपको डेटिंग के क्रोनोलॉजी में देखने को मिल जाते हैं, है ना। पहले इसको 2.6 मिलियन ईयर का माना जाता था, 2.6 यानी 26 लाख, पर अब और पीछे हो गया। तो इतने सारे फॉसिल सिर्फ होमो जीनस के अंदर में, होमो इरेक्टस, होमो अर्गेस्टर, निएंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस,
कितने सारे मेंबर्स हैं, इसको छोड़ के मल्टीपल जीनस और है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, आर्डिपिथिकस है, सैलेंथ्रोपस है, ओरोरिन है, कई सारे जीनस, कई सारी स्पीशीज प्रेजेंट है। तो इतने फॉसिल्स को कैसे आप याद करोगे, बहुत ट्रबलसम हो जाएगा। वहां पे भी उसने आपके लिए चीजों को आसान कर दिया, आपसे बताया है कि आप निएंडरथल के प्रोग्रेसिव और क्लासिकल फॉर्म्स को पढ़ के बताओ। ठीक है, आपने रोडेशियन मैन को पढ़ना है, आपको एक एक्स एक वाई इस जगह से पाए हुए इस फॉसिल के बारे में पढ़ना है, किसी और जगह से पाए हुए किसी और फॉसिल के बारे में पढ़ना है। तो नैरो डाउन अप्रोच जो है वो डेप्थ को कम कर देती है। तो जब सिलेबस को आप देखते हो तो काफी खूबियां हैं उस सिलेबस के अंदर में, पर एक दिक्कत भी उससे हो जाती है कि सिलेबस काफी हैफजर्ड हो गया है ना। कोई सिंगल आदमी बैठ के बनाता तो काफी क्रोनोलॉजिकल वे में होता, पर यहां पे हैफजर्डनेस आ गई है। हैफजर्डनेस से मेरा क्या मतलब है, आप अगर देख रहे हो सिलेबस में कि सबसे पहली यूनिट्स इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन है ना। इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या यूनिट देखने को मिल रही है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जा रही है। तो फिजिकल के बाद आपका आर्कियो आया, आर्कियो के बाद आपका सोशियो कल्चरल आ जाएगा। ठीक है, सोशियो कल्चरल के बाद वापस से आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन आता है, और फिजिकल के बाद वापस से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड देन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट आता है। तो आप देख रहे हो हैफजर्ड है, फिजिकल आया फिर गया, फिर से फिजिकल आ गया, आर्कियो आया गया और फिर से आ गया। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक अप्रोच को अपनाइए। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप सिलेबस के हिसाब से ना पढ़ करके सिलेबस को मल्टीपल आउटलाइंस में आप कन्वर्ट कर दीजिए, बांट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आउटलाइन हो गई आपकी टोटल सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, SCA लिख देते हैं शॉर्ट में इसको, है ना। अलॉन्ग विद इसके साथ साथ थ्योरी जो होती है वो भी आप इसी सेक्शन में पढ़ते हो। दूसरी जो आपके यहां पे सेगमेंट आता है, सेक्शन आता है, उसको फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तीसरा जो सेक्शन आता है वो आर्कियोलॉजिकल है, और चौथा जो सेक्शन है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, और इसी में ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी भी इंक्लूडेड है। इन 4 सेक्शन में आप सिलेबस को बांट दीजिए, और इन सारे को आप एक एक मंथ का टोटल टाइम दे दीजिए, और लगभग 4 मंथ का ये ड्यूरेशन आपका निकल करके आता है। ठीक है, 4 मंथ 6 days अ वीक 3 hours पर डे। ठीक है, यानी लगभग लगभग आप 20 घंटे हफ्ते में दे रहे हो अपने ऑप्शनल को एक वीक में। और आपके पास यहां पे वीक्स कितने हैं, अगर आप देखो तो 16 वीक्स हैं आपके पास। सो इफ वी कैलकुलेट कि आप कितने घंटे डिवोट कर रहे हो, 20 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 320 आवर्स हो जाता है। इट कम्स आउट टू बी 320 आवर्स। पर ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है 320 आवर्स, और ये बिना रिवीजन के वाला पार्ट हम बता रहे हैं, है ना। आप अगर सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तो ये इतना टाइम आपको निकल के आता है, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो ये अप्रोच आपको अपनानी होगी। आपने एक एक महीने का समय सबके लिए दे दिया, 3-3 घंटे 6 दिन की पढ़ाई की, और संडेज को आपका होगा रिवीजन। आप आंसर राइट कीजिए, कुछ PYQ जो रिसेंट है उसको उठा करके देखिए। कोई अगर आपका दोस्त, कोई फ्रेंड अगर किसी टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है, फॉर एग्जांपल स्टडी IQ के टेस्ट सीरीज बैच में इंक्लूड है, और जो हमने अभी आपको कोर्स दिखाया, सबसे खास बात यही हमने रखी है कि यहाँ पे ये जो 13,999 प्राइस दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, और टेस्ट सीरीज 1, 2 या 3, 4 नहीं है, 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट जो आपके एक एक पर्टिकुलर सेक्शन को मल्टीपल टाइम्स वहां पे रीटेस्ट कर रही होती हैं। और उसके बाद जो बाकी पोर्शन है 4 फुल लेंथ टेस्ट का, जो आपको एग्जाम लाइक कंडीशन से इंट्रोड्यूस करा रही है। ठीक है, तो ये आपको काफी हेल्प होता है। पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चंस खुद ही से जॉट आउट करने पड़ते हैं, और क्या वो स्टैंडर्ड बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, दैट वी डू नॉट नो ऑफ। ठीक है, उसके बारे में हम यहां पे पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, तो ये एक आपका स्ट्रक्चर होता है, एक एक महीने आपने सबको दे दिया यहां पे, और इस तरीके से आपका कोर्स कवर हो जाता है। शॉर्टेस्ट है, तब भी यहां पे 320 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में लगे, क्योंकि क्या पढ़ना था क्या छोड़ना था वो आपको पता नहीं। अब आप जब ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सोर्सेज जो एस्पिरेंट्स यूज करते हैं ट्रेडिशनली, उन सोर्सेज के बारे में हम देख लेते हैं। स्ट्रेटजी तो आपको एक ब्रीफ वे में बता दी, कई रिकॉर्डेड वीडियोस और हैं जहां पे
हमने पार्शियली इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सोर्सेज की बात करो तो हमने कहा सोर्सेज में आपका ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी है, एक पोर्शन है, ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आपका एक पोर्शन है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक पोर्शन है, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक पोर्शन है, और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक पोर्शन है आपका। अब अगर इनके स्पेसिफिक सोर्सेज की बात हम करते हैं तो वी कैन क्रॉप इट डाउन टू ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को हम यहां पे एलपी विद्यार्थी साहब की एक किताब आती है जिसको ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। एंड देयर इज अनदर बुक दैट इज बाय नदीम हसनैन सर। द बेस्ट पार्ट इज कि द प्लेस मेरा जो इसमें एक इन्वॉल्वमेंट है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में, इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी, है ना, सिर्फ यूपीएससी के थ्रू मेरा यहां पे जुड़ाव नहीं है। इनफैक्ट मेरा यहां पे जो जुड़ाव है वो एकेडमिक फ्रंट से भी है। आई यूज टू बी अ जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कैंडिडेट, बाद में मेरा इंटरेस्ट क्योंकि इसमें डेवलप हुआ और मैंने केमिस्ट्री की जगह पे एंथ्रो लिया, और ग्रेजुअली ग्रेजुएशन जब खत्म होता है तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने इसके ऊपर पूरी एंथ्रोपोलॉजी को ही सेपरेटली यहां पे स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो एक शिफ्ट मैंने वहां पे ले लिया बिकॉज द सब्जेक्ट इज सो लाइक इट इज सो नुआंस, है ना, कई नई चीजें आपको, नोवेल्टी फैक्टर यहां पे जो यूजुअली हमको देखने को नहीं मिलता है, जिसके बारे में बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। ट्राइबल, आप सोचिए ट्राइबल्स हमारे देश के 8.6% पॉपुलेशन है, वो भी 2011 के सेंसस के हिसाब से। लेटेस्ट फिगर जो है वो 9% के ऊपर जा सकता है अगर सेंसस होता है अभी तो यानी जो 11-12 करोड़ के ऊपर की पॉपुलेशन है आपकी, उसके बारे में लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटीज में पता ही नहीं होता है। एक रफ आइडियाज होता है कि ट्राइबल तो इस किस्म के इंसान होते हैं, जो कि सच नहीं होता है ना। उनकी कल्चर, उनके प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, और वो सब आप यहां पे जानने को आपको मिलता है सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी में, जो आपको कहीं भी नहीं जानने को मिल रहा है। बाकी सारी चीजें तो घूम फिरा के इधर उधर एक दूसरे की चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, किताबें हैं, एक्सेसिबल है, सब कुछ है ना, पर कल्चर को पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी के बिना बहुत अधूरा है, खासकर ट्राइबल या फिर प्रिमिटिव सोसाइटीज को पढ़ना। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे दो किताबें हैं। नदीम हसनैन साहब की बात करो तो मैंने, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के थ्रू वहां पे पीजी की डिग्री जो है उसमें हासिल की है, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू। एंड यहां पे जो हमारे डिपार्टमेंट में जो हेड हुआ करते थे, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द पीरियड, पर अभी भी वो आया करते थे, हम लोग भी जब वहां पे पढ़ रहे थे तो कई बार बुलाया जाता था उनको फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द वाइवाज, और जो भी हम कुछ अगर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजों को अगर उन्हें पूछना हो तो वो वहां पे आके वाइवाज को कंडक्ट करा रहे होते थे, ठीक है, ब्रीफिंग्स को वहां पे शेयर कर रहे होते थे। तो ये जिनकी किताब आप वहां पे पढ़ते हो, ही इज एसोसिएटेड विद द सेम यूनिवर्सिटी जहां से मैं खुद आया हूं, तो इनकी सारी किताबें हमारे पास पूरा एक कलेक्शन है, इनके नाम पे एक लाइब्रेरी में पूरा सेक्शन है, और वहां पे इनकी मल्टीपल बुक्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको देखने को मिल जाती है। तो आई हैव गॉट अ पर्सनल एक्सेस टू दोज बुक्स एंड आई वाज एबल टू रीड मोस्ट इंटरेस्टिंग लिटरेचर प्रेजेंट इन हिज सेक्शन। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की अगर आप बात करते हो तो अगेन नदीम हसनैन, प्रोफेसर नदीम हसनैन सर की किताब आपको वहां पे भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के नाम से देखने को मिल जाती है, और इसके साथ साथ कुछ और ऑथर्स भी हैं, पर सोर्सेज बढ़ेंगे, दैट्स नॉट वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो तो अगेन फिर से हमारा यूनिवर्सिटी वहां पे आ जाएगा, द यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच आई हैव डन द ग्रेजुएशन, सॉरी द पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अब ये इसके लिए जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं बुक को, वो है प्रोफेसर डीएन मजूमदार साहब की किताब। उनके साथ एक को ऑथर थे मदन, तो नाम है किताब का मदन एंड मजूमदार की सोशल एंथ्रोपोलॉजी, टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये वही प्रोफेसर हैं जिन्होंने हमारा, आप बात करते हो शुरुआती दौर में एंथ्रोपोलॉजी जिन 3 जगहों पे आया, पहला था कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1920-21, जो 2021 का पीरियड है वहां पे। उसके बाद आया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देश जब आजाद हो रहा था 1947 में, और फर्मली उसके बाद तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में 1950 में। तो वहां पे जिन्होंने इसको एज एकेडमिक डिसिप्लिन वहां पे स्टैब्लिश किया वो प्रोफेसर डीएन मजूमदार थे, हमारे यूनिवर्सिटी से हैं, और इन्हीं की किताब को टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। ट्रेडिशनली इसी बुक को वहां पे बोला जाता है। इसको छोड़ के भी कई और किताबें हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टेक्स्ट कॉल्ड माखन झा, माखन झा सर की किताब है, उसको भी कई सारे लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सी पढ़नी है। यूजुअली लोग इस वाले बुक के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देयर इज अ टेक्स्ट कॉल्ड पी नाथ एंड अनदर टेक्स्ट कॉल्ड बीएम दास। अब आर्कियो में जाते हो तो देयर आर नॉट मच रिसोर्सेज, बट डीके भट्टाचार्य की किताबों का नाम आप सुनोगे, मल्टीपल लोग वहां पे कह रहे होते हैं,
इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं। ये सेल्फ स्टडी वाले लोगों के लिए मैंने सारे सोर्सेज यहां पे रिवील कर दिए। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बुनियादी दिक्कत है यहां पे इन सारे सोर्सेज के साथ, ये दिक्कत क्या है कि दे आर वास्टली आउटडेटेड, पूरी तरीके से आउटडेट हो चुके हैं। और जो पब्लिशर्स है इनके, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल रीजनल पब्लिशर्स है। अब इससे क्या होता है आउटडेटेड और रीजनल पब्लिशर होने से? आप एलपी विद्यार्थी सर की किताब देखोगे, वो 90s में लास्ट टाइम अपडेट हुई है ना। नदीम हसनैन सर की किताब भी आप देख रहे हो तो वो भी 90s में, आपको जो मेजर किताबें हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाली भी 90s में आपको अपडेट होते देखने को मिली। ये जो डीएन मजूमदार और मदन साहब की किताब देख रहे हो, ये नेहरू जी के समय में ही, नेहरू जी जिंदा थे उस समय तक, 64 में आप देख रहे हो उनकी डेथ होती है, और उसी समय 62 के आसपास और 52-62 में इनके वर्क्स पब्लिश हो रहे हैं ना। वही सेम टाइम पीरियड है, क्योंकि हमने बताया कि 1950 में इन्होंने डिपार्टमेंट को वहां पे स्टैब्लिश किया। तो लगभग जितना पुराना नेहरू जी के गुजरे हुए जितना समय हुआ है, उतनी पुरानी, उतनी आउटडेटेड, लगभग 7 दशक के आसपास आउटडेटेड ये किताबें आपकी हो चुकी हैं। सेम गोज विद दी अदर बुक्स ऑल्सो। डीके भट्टाचार्य साहब की किताब भी देखते हो तो दैट इज ऑल्सो वास्टली आउटडेटेड। और आर्कियोलॉजी में आपको पता है हर दिन कुछ नए एक्सकवेशंस हो रहे हैं, कुछ नई फाइंडिंग्स हो रही हैं, तो काफी ज्यादा टाइमलाइन में डिसरप्शन आपको देखने को मिलता है ना। और वो चीज यहां पे आपकी हो नहीं पाती है। रीजनल और लोकल पब्लिशर, जो स्मॉल पब्लिशर्स हैं, उनके वजह से क्या, आप नाम देखोगे अगर किसने पब्लिश किया है तो पालिका पब्लिशर आपको देखने को मिलेगा, पलक पब्लिशर आपको देखने को मिलेगा, अजीब अजीब से रीजनल नाम देखने को मिलेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम, एजुकेशन को, नॉलेज को कोई भी ट्रांसमिट करे, दैट्स गुड थिंग ऑन एन जिस भी लेवल पे करे। पर दिक्कत क्या होती है कि जब लोकल रीजनल पब्लिशर्स होते हैं तो काफी एरर्स आ जाते हैं सोर्सेज में, बुक्स में, इन सारी चीजों के ऊपर काफी दिक्कतें आ जाती है। क्यों? क्योंकि एडिटोरियल टीम उतनी बढ़िया वहां पे आपको देखने को नहीं मिलती है। डेट्स और फैक्ट्स, कुछ छोटी छोटी चीजें, बुनियादी चीजें पूरी तरीके से गलत हो जाती हैं। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को अगर इससे 30-35% दिक्कत होती है, तो नेट के एस्पिरेंट्स को इससे कम से कम 60 से 70% दिक्कत होती है। 60 क्या, वहां पे तो ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा गलत हो सकता है जो आपका आंसर है। फिर भी यूपीएससी के स्टूडेंट को भी इससे दिक्कत होती है। गलत चीजों को, गलत इंफॉर्मेशन को आप पढ़ते हो और उसको रिप्रोड्यूस करते हो आंसर शीट में, तो काम नहीं बन रहा होता है। और उससे भी ज्यादा साइकोलॉजिकल बर्डन है, गलत चीज पढ़ने का बर्डन नहीं है। जब आप रिवाइज करोगे, यूपीएससी के एक एस्पिरेंट होता है, उसकी आदत होती है मल्टीपल सोर्सेस पर रिलाय करना। मल्टीपल सोर्सेस को आप रिलाय करोगे, देखोगे एक में ये दिया हुआ है, दूसरे में कुछ और जानकारी है, और नेट पे कुछ और जानकारी है। अब मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूं और किसके ऊपर ट्रस्ट ना करूं, दैट इज गोइंग टू बी अ डिलेमा फॉर यू। और उसमें रिसर्च करते करते आपका ये 320 घंटा हमने डिस्कस किया हुआ था, वो बन जाता है एटलीस्ट मिनिमम 400 आवर्स। सो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर द डाटा, है ना, खुद से जब प्रिपरेशन करते हो। और मार्क्स भी, आई हैव सीन सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कैंडिडेट्स, मैंने बात की है अभी, एज यू नो कि हमारे बैचेस के अंदर में जो कंटेंट का क्रक्स का जो पार्ट होता है, वो जो प्रिपेयर कर रहे थे, ही गॉट सेलेक्टेड दिस टाइम इन 22 के एग्जामिनेशन में उन्होंने 383 की, मिस्टर दिव्यांशु गोयल ने वो रैंक को अचीव किया, सिक्योर किया। और हमने कई सारे इंटरव्यू किए, रील्स भी उनके साथ शूट की, सोर्सेज के ऊपर उन्होंने भी इन्हीं सोर्सेज के बारे में बात की, क्योंकि ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं ये। और उनके बारे में भी पूछा कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आकर के या फिर कोई ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड का है तो क्यों चुन रहा है एंथ्रोपोलॉजी को। तो ये सारी काफी जानकारी है, रिकॉर्डेड है वो सेशन, आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और रील्स भी आपको यूट्यूब पे ही और इंस्टाग्राम पे स्टडी आईक्यू के पेजेस पे मिल जाएंगी। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ऑफकोर्स ही गॉट सेलेक्टेड, तो ही विल बी लीविंग। तो हमें दूसरे कैंडिडेट्स की जब हमने स्क्रीनिंग की, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हमें मिले, जिनके बारे में हम देख रहे हैं कि एक एक चीजें उनको कंसेप्चुअली, एक्चुअली फैक्चुअली उनको ज्यादा चीजें वहां पे क्लियर थी। पर दिक्कत एक क्या उनके साथ हो रही है कि वो मार्क्स उनके आ रहे हैं हार्डली 205 आउट ऑफ 500। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने जो कुछ चीजें वहां पे डील इन की, वहां पे काफी ज्यादा एरर्स हमको देखने को मिल रही हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इश्यूज उनको देखने को मिल रहे हैं। सेल्फ स्टडी में उन्होंने अच्छा खासा समय किया, काफी चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको सही करते करते उनका अच्छा खासा टाइम चला गया। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये शॉर्टेस्ट और स्वीटेस्ट सब्जेक्ट है, तो इसका ये पर्क है, अगर आप उस सब्जेक्ट को भी यहां पे बना देते हो, इतना लंबा खींच देते हो, तो सोचिए काम कैसे बनेगा, है ना। इस तरीके से काम नहीं हो सकता है। सो इफ वी सी, अगर आप बैचेस में जुड़ करके आप सेल्फ स्टडी की जगह पे, जब आप एक हमारे जो बैचेस यहां पे चल रहे हैं उसमें लेसन्स को लेते हो, तो अराउंड 220 टू 250 आवर्स के अंदर में
आवर्स में, डेज की बात नहीं हो रही है ना, इतने टाइम फ्रेम में आपका कोर्स पूरा कवर हो जाता है, जो कि आपका पहले कितने में हो रहा था, एटलीस्ट आपका 350 to 400 आवर्स आपके जा रहे थे। तो 100 घंटे आपने बचाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। और यहां पे क्लासेस में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी इंक्लूडेड है। डाउट क्लियरिंग सेशन के बाद ये टाइम फ्रेम आपका वहां पे देखने को मिलता है, जबकि यहां पे आप खुद ही पढ़ रहे हो चीजों को, डाउट क्लियरिंग कोई सेशन आपके लिए नहीं ले रहा है। जो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है एंथ्रोपोलॉजी में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कोशिश किया कि बड़े पब्लिकेशन जिसने बाहर के जो टेक्स्ट है, वेस्टर्न सोर्सेज हैं, उनको हमने उठाया, वेस्टर्न सोर्सेज और वेस्टर्न स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को, और उनको इंडियनिफाई कर दिया। For example, today or yesterday, I think I was explaining a concept pertaining to cultural ecology. एक थ्योरी आती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, जूलियन स्टीवर्ट नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ जुड़े हुए। तो अब उस थ्योरी के पर्टेनिंग कई एक्सप्लेनेशन है वो काफी वेग हो जाते हैं। स्टैंडर्ड सोर्सेज में बहुत अच्छे से है, पर उसको बताने के लिए जो एग्जांपल और केस स्टडीज यूज है वो थोड़ी आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है, बच्चों को समझ में नहीं आती है पहली बार में, खासकर जो एंथ्रोपोलॉजी से बाहर के बैकग्राउंड हैं। तो वी हैव डेलिबरेटली यूज द एग्जांपल ऑफ, इंडियनिफाई कर दिया हमने एग्जांपल को, और डेलिबरेटली वहां पे मिर्जापुर का सीन लेते हैं। मिर्जापुर की जो वेब सीरीज है, वहां पे आपको देखने को मिला है कालीन भैया और अतिशंकर शुक्ला, जो जौनपुर का इलाका है और मिर्जापुर का इलाका है, वहां के पूरे सेटअप को हमने एग्जांपल में वहां पे प्रोवाइड किया। बीट फ्रॉम वेब सीरीज, बीट फ्रॉम मूवीज, बीट फ्रॉम टीवी, जो भी आपके फेमस शोज हैं, या फिर जो न्यूज रिसेंटली चल रही होती है कोई, उससे रिलेट करके जब हम इसको इंडियनिफाई करके पढ़ा रहे होते हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज में मिलने वाली जो बाहर के बच्चे, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा चलता है, वेस्टर्न सोसाइटीज में, अमेरिकन कंट्रीज जो है आपकी अमेरिकन स्टेट्स में और यूरोप के कई सारे जगहों पे, वहां पे क्रेजी अलग है एंथ्रोपोलॉजी का। तो वहां पे जो टेक्स्ट बुक लिखी गई काफी वेल डिफाइंड होती है, पर दिक्कत होती है कि उनके सोसाइटी के एग्जांपल्स हम लोग उतने सही से नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो वो चीज हम यहाँ पे आपकी खत्म कर रहे होते हैं। टाइम पीरियड को खत्म कर दिया, रिसोर्सेज हमने एटलीस्ट 18 to 19 रिसोर्सेज को यूज किया अपने कंटेंट प्रिपरेशन के लिए, एंड डिलीवरी भी इस तरीके से कि आप चीजों से रिलेट करके देख सको, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको अपने पास डिलीवरेबल चाहिए, जो नंबर 1 एक ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो अगेन ये विंडो आपके लिए खुला हुआ है। 26 जून के हमारे बैचेस, आप जब वीडियो देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप कब वीडियो देख रहे हो, मे बी सेल तब तक ओवर हो जाए, फिर भी ज्यादा आपको यहाँ पे 13,999 का आप कोशिश कीजिए। 25 जून तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और पार्टिसिपेट करना चाहो, तो आपको 100% ये उस रेट पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई you should choose anthropology, what perks you are going to get when you are enrolling in our batches, क्या books होनी चाहिए, क्या strategies होनी चाहिए, क्या sources होना चाहिए of the number 1 optional. See you in the next lecture with some more interesting fact. Signing off. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।